हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड का जो फर्स्ट यूनिट का हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस का चैप्टर हमारा चल रहा था यूनिट, और उसमें हमने लुईस के कंसेप्ट को भी देखा। उसके बाद पियर्सन ने क्या अपनी थ्योरी दी, और इनका जो हमने एक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स के बिहाफ पे हम बात कर रहे थे, क्योंकि एसिड और बेस की थ्योरी एक अलग थी। यहाँ पे इन्होंने एक स्टेबिलिटी बेस के आधार पे भी इस थ्योरी को किया, जो पियर्सन की थ्योरी के नाम से जानी जाती है। और पियर्सन ने क्या कहा था कि हार्ड एसिड एंड हार्ड बेस मिलकर के एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं, जबकि एक सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस मिलकर के स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इसी प्रकार से अगर हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस की हम बात करें, इसके द्वारा बनाया गया जो कॉम्प्लेक्स है, बनाया गया जो कंपाउंड है, वो क्या होगा? अनस्टेबल होगा। इट मीन्स हार्ड एंड सॉफ्ट का कंसेप्ट जो है, ये किसने दिया था? पियर्सन ने दिया था। लेकिन इसके अंदर भी कुछ विवाद आए, जिनको हमने पॉलिंग थ्योरी के अनुसार एक अलग एक्सप्लेनेशन दिया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पे भी इनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की। तो पियर्सन थ्योरी भी इसके साथ साथ लागू हुई। तो इन्होंने बताया कि आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और इसी प्रकार से इनकी रेजोनेंस को मिलाकर के जो स्टेबिलिटी कंसेप्ट आ रहा है, उसके बिहाफ पे हमने एसिड और बेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन किया कि हार्ड एसिड कौन से हैं, हार्ड बेस कौन से हैं, सॉफ्ट एसिड कौन से हैं, सॉफ्ट बेस कौन से हैं, और एक बॉर्डर लाइन कौन से हैं जो दोनों की तरह के बीच के मध्य में काम कर रहे हैं। इसी के आधार पर हमने इनकी थ्योरी को हमने एक्सप्लेन किया था पूर्व वीडियो के अंदर। आज हम इसकी कुछ एप्लीकेशंस की बात करेंगे कि भाई हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस की एप्लीकेशंस क्या हैं, कैसे कैसे हम इसको काम में ले सकते हैं। तो पियर्सन गेव ए सिंपल रूल फॉर प्रेडिक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय एसिड बेस रिएक्शन। तो इसका एक सिंपल रूल था जो प्रेडिक्टिंग की थी स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स की हार्ड एंड सॉफ्ट के आधार पे। हार्ड एसिड्स परफेक्ट क्या था? टू कंबाइन विद हार्ड बेस एंड सॉफ्ट बेस परफेक्ट टू कंबाइन विद ए सॉफ्ट एसिड, जो हमने हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कंसेप्ट के अंदर पियर्सन का जो बात की थी। सम मेजर लिमिटेशंस ऑफ लुईस बेस कंसेप्ट की हमने यहाँ दी थी। वो क्या थी? इफ डज नॉट एक्सप्लेन द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। लुईस बेस का कंसेप्ट हमने लिया इसमें, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्टर और डोनर के आधार पे, लेकिन उसकी भी कुछ लिमिटेशंस थी। कौन सी थी? एक तो हमने लुईस बेस कंसेप्ट के आधार पे ये नहीं कर पाए थे कन्फर्म स्ट्रेंथ को, किसकी? एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को नहीं हम रिलेट कर पाए थे। दूसरा क्या था इसके अंदर कमी? कि इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। उसके बाद क्या था कि इट डज नॉट एक्सप्लेन द रिएक्शन काइनेटिक ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस, जो विभिन्न प्रकार की रिएक्शंस हैं, गति की रिएक्शंस हैं बिटवीन एसिड और बेस के अंदर है, उनको भी हमने ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे लुईस कंसेप्ट एंड बेस के आधार पे। तो इसी को आगे करने के लिए इन्होंने पियर्सन ने एक थ्योरी दी थी, जो आर.जी. पियर्सन पुट फॉरवर्ड द हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस कंसेप्ट पर आया था। तो इसमें इन्होंने दिया था कि एक पोलराइजेबिलिटी कंसेप्ट दिया। पोलराइजेबिलिटी कंसेप्ट क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ एन एटम और मॉलिक्यूल कैन बी डिस्ट्रैक्टेड बाय एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग साइज। तो इसका मतलब ये पोलराइजेबिलिटी में आपने देखा हो तो यहाँ देखिए, मैं आपको बताऊँ पोलराइजेबिलिटी के लिए ये क्या है। इसमें किसी भी कंपाउंड को हम यहाँ पे लेते हैं तो एक देखते पॉजिटिव आयन है, एक है नेगेटिव आयन, और दोनों की हम यहाँ बात कर रहे हैं तो देखते हैं दोनों के अंदर कि पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर आकार साइज का क्या प्रभाव पड़ा है। देखिए, नेगेटिव आयन्स की स्पीसीज अगर ज़्यादा आकार में बड़ी है, पॉजिटिव आयन छोटा है, तो स्वाभाविक है जो इलेक्ट्रॉन जो है जो बाहर की ओर है वो इस प्रकार से इसमें, जैसे डायरेक्ट में आपको दिखाया है, देखिए यहाँ पे एक एटम, दूसरा एक हमारे पास पोलराइज, जिसको हम डाइपोल एटम है। अब डाइपोल एटम इसका मतलब एक पॉजिटिव ध्रुव है, एक है नेगेटिव ध्रुव। यहाँ पे एक दूसरा एटम है जिसके अंदर नाभिक में पॉजिटिव दिखाया हमने, चारों ओर क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है वो कक्षक में चक्कर लगा रहे हैं। उस समय एक स्थिति ऐसी है। अब क्या होगा, जैसे ये पोलराइज होने के लिए आएगा और ये पोलराइज करेगा, तो ये जो है ऋण आवेश, या ये कहें कि इसका आकार जो है वो एक डुम्बल गुब्बारे के रूप में हो जाएगा। और यहाँ पे जो मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया, ये क्या है, फैलाव इस प्रकार से हो गया कि इसका पोलराइज हो रहा है इसके द्वारा, और दो ध्रुवित बन जाते हैं, दो ध्रुव बन गए। तो इसी को हमने क्या कहा था, पोलराइजेबिलिटी का भी इसमें कंसेप्ट आ रहा है। अब आती है अपने पास एप्लीकेशंस की, जहाँ हम बात कर रहे हैं वो क्या है। देखिए, पियर्सन पॉलिंग विरोधाभास भी आया था, वो क्या बताया था, पॉलिंग के अनुसार क्या था, दो परमाणुओं के मध्य विद्युत ऋणात्मकता का जितना अधिक अंतर होगा,
जितना अधिक अंतर होगा किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, उसका बंध उतना ही प्रबल होगा। ये हमारे पास किसका कंसेप्ट था, पोलिंग का कंसेप्ट था। फॉर एग्जांपल सीजियम का हम ले रहे हैं यहाँ पे, सीजियम 0.7 इसकी रेडियस, फ्लोराइड 4.0, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो सबसे ज़्यादा है इसकी, दोनों में डिफरेंस भी हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो एक स्थायी यौगिक होना चाहिए सीजियम फ्लोराइड का लेकिन सीजियम आयोडाइड में हम देखते हैं 2.5 अधिक स्थायी हो रहा है। कारण जबकि यहाँ पे क्या था, हमने कहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी अंतर जो ज़्यादा होगा वो क्या पोलिंग के अनुसार ज़्यादा स्टेबल होगा। और यहाँ पे सीजियम फ्लोराइड का हमने एग्जाम्पल लिया, सीजियम फ्लोराइड लेस स्टेबल है देन सीजियम आयोडाइड। तो सीजियम आयोडाइड के जबकि डिफरेंस क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का 2.5, यहाँ क्या है देखिए 0.07 माइनस 4.0 करेंगे तो ये 3.3 के करीब आ रहा है। तो जो पियर्सन की मुर्दा यानी सॉफ्ट अभिक्रिया के अनुरूप है। विरोधाभास की व्याख्या यहाँ क्या है कि आयनिक बंध में सहसंयोजक गुण का होना, या ये कहें कि सहसंयोजक बंध में आयनिक गुण का तथा अनुनाद के योगदान की जा सकती है। तो इनकी व्याख्या करने के लिए उन्होंने कहा भी आयनिक कंपाउंड है, आयनिक बॉन्डेड कंपाउंड है, उसके अंदर कोवलेंट करेक्टर होंगे, कोवलेंट बॉन्डेड है उसके अंदर आयनिक करेक्टर होंगे, और इसके साथ इनका एक रेजोनेंस का भी बहुत बड़ा साथ होता है। अब देखिए पहले लेते हैं हम स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। किसी भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी का निर्धारण हम कर सकते हैं किसके द्वारा, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस के द्वारा। देखिए द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स विल बी वन विच कंसेप्ट ऑफ सॉफ्ट एंड हार्ड कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस। दोनों ही कंसेप्ट से हम ले सकते हैं इनको। तो कैसे लेंगे इनको, देखिए ये हार्ड एंड सॉफ्ट की हम बात कर रहे हैं, हार्ड और सॉफ्ट की। इसका मतलब पहले जो हमने कंसेप्ट दिया था पियर्सन का कि द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स विल बी ऑन विच कंसेप्ट ऑफ सॉफ्ट एंड हार्ड कॉम्बिनेशन ऑफ द एसिड एंड बेस, इट मीन्स स्टेबल। अदरवाइज हम कहेंगे हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस कंबाइन सो द अनस्टेबल स्थिति आएगी। तो ये था हमारे पास पहला, इसका एक एग्जांपल हमने लिया, नीचे देखिए ये एग्जांपल क्या लिया हमने, सिल्वर आयोडाइड एग्जिस्टिंग बट सिल्वर फ्लोराइड इज नॉट फाउंड। एक एग्जांपल हम इसमें दे सकते हैं। कारण यहाँ देखिए सिल्वर क्या हमारे पास, सिल्वर जो हमारे पास है ये देखिए हमारे पास सॉफ्ट एसिड है, ठीक है, आयोडाइड क्या सॉफ्ट बेस है। इसी प्रकार से सिल्वर यहाँ सॉफ्ट एसिड और फ्लोराइड क्या है हार्ड बेस। तो हम कॉम्बिनेशन में क्या करें कि सॉफ्ट एसिड बेस अगर रिएक्ट कर रहे हैं तो कंपाउंड जो बनेगा वो क्या होगा, स्टेबल होगा। इधर हम देखेंगे सिल्वर फ्लोराइड के अंदर क्योंकि एक सॉफ्ट एसिड है और एक हार्ड बेस है, फ्लोराइड हार्ड बेस है, तो इट मीन्स पियर्सन थ्योरी कहती है कि अगर सॉफ्ट एसिड और हार्ड बेस क्रिया करके कंपाउंड बनाते हैं तो वो कंपाउंड जो बनेगा वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा, यानी इतना स्टेबल नहीं होगा। इसीलिए हमने कहा सिल्वर आयोडाइड एग्जिस्ट है बट सिल्वर फ्लोराइड इज नॉट फाउंड। तो ये क्वेश्चन में पूछ सकते हैं आपको, यार व्हाट हैपेंड टाइप क्वेश्चन आते हैं आपके, तो हमें पूछ लिया क्या कारण है, सिल्वर आयोडाइड एग्जिस्ट है बट सिल्वर फ्लोराइड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो हमें रीजन क्या देना पड़ेगा, पियर्सन थ्योरी के अकॉर्डिंग हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस का कंसेप्ट यहाँ पे देना पड़ेगा। दूसरी एप्लीकेशन आती है हमारे पास सोल्युबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। पहला हमारे पास था स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का स्थायीकरण कैसे है। दूसरा है सोल्युबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स के सोल्युबिलिटी के बारे में। सोल्युबिलिटी में आपने एक कंसेप्ट देखा होगा लाइक डिजोल्व लाइक, समान को घोलता है, ये कंसेप्ट हमारे आया हुआ पहले। तो लाइक डिजोल्व लाइक, इट मीन्स सॉफ्ट सोल्यूट आर बेटर डिजोल्व बाय सॉफ्ट सोलवेंट, सॉफ्ट हो गया, एंड हार्ड सोल्यूट आर बेटर डिजोल्व बाय हार्ड सोलवेंट। तो वही बात होगी लाइक डिजोल्व लाइक, यहाँ भी वही कंसेप्ट लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखिए कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन एटम आर लेस सोल्यूबल इन हाइड्रोकार्बन्स सोलवेंट। अगर हाइड्रोकार्बन सोलवेंट है और कंपाउंड हमारे पास ऐसा है जिसके अंदर कंटेनिंग ऑक्सीजन है तो वो क्या होगा, लेस सोल्यूबल होगा, सॉफ्ट सोलवेंट हो गया। वाइल कंपाउंड कंटेनिंग सल्फर सेलेनियम आर मोर सोल्यूबल इन हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो यहाँ भी ये कंसेप्ट जो है वो जारी हो रहा है। तीसरी एप्लीकेशन आती है हमारे पास प्रिडिक्शन ऑफ रेट्स एंड डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन की प्रेडिक्शंस कैसे कर सकते हैं और उसका दिशा का निर्धारण ये भी हम हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस की एप्लीकेशन से निर्धारित कर सकते हैं। क्या, द रिएक्शन इन्वॉल्विंग हार्ड एंड सॉफ्ट कॉम्बिनेशन विल बी फास्टर देन दोज इन्वॉल्विंग हार्ड सॉफ्ट कॉम्बिनेशन। क्या बताया हमने, द रिएक्शन इन्वॉल्विंग हार्ड अगर हार्ड में हो रही है या सॉफ्ट में हो रही है कॉम्बिनेशन, वाइल बी फास्टर तेज होगा, स्टेबल होगा, देन किसकी कम है, दोज इन्वॉल्विंग हार्ड सॉफ्ट कॉम्बिनेशन के कंपेयर में। द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, और रिएक्शन का डायरेक्शन क्या हुआ, विल बी वन विच विल रिजल्ट इन हार्ड एंड सॉफ्ट कॉम्बिनेशन। जिस ओर से हार्ड का कॉम्बिनेशन हो रहा है और प्रोडक्ट बन रहा है निश्चित रूप से वो फॉरवर्ड होगी
और अगर उसका रिएक्टेंट के अंदर हम हार्ड सॉफ्ट की बात कर रहे हैं तो वो बैकवर्ड भी हो सकती है। तो ये भी निर्भर करेगा कि हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस का कंसेप्ट यहाँ भी लागू हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखिए H प्लस CH3HgOH, ये आगे रिएक्शन करके बनाते हैं CH3Hg प्लस H2। इसमें क्या बता रहा है, रिएक्शन विल गो टू राइट साइड में जा रही है। इट्स क्या मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन, इसका मतलब ये रिएक्शन क्या फॉरवर्ड है। विच विल बी फेवर कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ड एसिड एंड हार्ड बेस। ये क्या बताना चाह रही है, हार्ड एसिड और हार्ड बेस की बात। OH आयन H हार्ड बेस दोनों मिलकर क्या बनाया हमारे पे H2। इसका मतलब ये फॉरवर्ड रिएक्शन है और जो कंबाइन करती है कि फेवरेबल है कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ड एसिड एंड हार्ड बेस के लिए। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, फिर एग्जांपल हमने लिया कि प्रोटॉन H प्लस आयन प्लस CH3HgSH, तो रिएक्ट करके CH3Hg प्लस और H2S। तो दिस रिएक्शन क्या होगी, विल प्रोसीड टू लेफ्ट टू कंबाइन सॉफ्ट एसिड CH3Hg सॉफ्ट एसिड है विद सॉफ्ट बेस किसका SH, इसमें से सॉफ्ट बेस का होगा। तो ये दोनों कंबाइन करके क्या बना रहे हैं यहाँ पे, ये कंपाउंड हमारा यहाँ पर। इसका मतलब ये रिएक्शन क्या है, बैकवर्ड रिएक्शन है। वो रिएक्शन क्या थी, फॉरवर्ड रिएक्शन। तो ये हम रिएक्शन के डायरेक्शन का निर्धारण भी करने में सहायक है पियर्सन की कंसेप्ट जो है। अगली एप्लीकेशन आती है हमारे पास पॉइजनिंग ऑफ मेटल कैटालिस्ट, अर्थात धातु उत्प्रेरकों का विषाक्तन। देखिए आपने कैटेलिस्ट पढ़ा है, कैटेलिस्ट कार्य कैसे करता है, कैटेलिस्ट की सरफेस के ऊपर अगर हम सरफेस के ऊपर ऐसा कोई बाउंडेशन लगा दें, प्रोहिबिशन कोई पाउडर लगा दें या कुछ ऐसा कोई कंपाउंड लगा दें जो कि उसको रिएक्ट करने से रोके, इसका मतलब क्या होगा, वो एक पॉइजन्स की तरह कार्य कर रहा है, उसकी क्रिया को करने नहीं दे रहा है। तो यही चीज़ यहाँ बता रहा है कि व्हेन एन इम्प्योरिटी परमानेंटली बाइंड टू एक्टिवेशन साइट ऑफ द कैटेलिस्ट, क्या कर रहा है, जो कैटेलिस्ट की एक्टिवेशन सक्रिय जो इसकी साइट है उसको परमानेंटली बाइंड कर दिया जाए, तो द कैटेलिस्ट इज डीएक्टिवेटेड। तो वो एक्टिवेटेड जो कैटेलिस्ट था वो क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेटेड, क्योंकि जो इसकी एक्टिव साइट थी उसको हमने क्या कर दिया, बाइंड कर दिया, बंद कर दिया। एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज कैटालिस्ट पॉइजनिंग। इसको हम कहते हैं कैटालिस्टिक पॉइजनिंग या धातु उत्प्रेरक का विषाक्तन। सॉफ्ट मेटल कैटालिस्ट विल बी पॉइजन बाय इम्प्योरिटी ऑफ सॉफ्ट बेस। यहाँ क्या बताया हमने, सॉफ्ट मेटल कैटालिस्ट है विल बी पॉइजन है बाय इम्प्योरिटी ऑफ सॉफ्ट बेस से, बट रिमेनिंग अनअफेक्टेड बाय हार्ड बेस। नेक्स्ट है इसकी बायोलॉजिकल एप्लीकेशंस। बायोलॉजिकल एप्लीकेशन क्या है, मोस्टली सॉफ्ट एसिड एंड बेस आर पॉइजनस फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो दे कंबाइन विद सॉफ्ट एसिड एंड बेस फाउंड इन बॉडी। तो अंदर भी बॉडी के अंदर भी जो कॉम्बिनेशन होगा वो क्या होगा, सॉफ्ट का ही होगा, हार्ड का ही होगा। तो CO इज ए पॉइजनस गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड के बाद क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये एक पॉइजनस गैस है बिकॉज इट परमानेंटली बाइंड विद सॉफ्ट आयरन ऑफ हीमोग्लोबिन। क्या करता है ये, हीमोग्लोबिन के अंदर क्या है, H हमारे पास आयरन है, उस आयरन को क्या कर देता है, परमानेंटली बाइंड कर देता है विद सॉफ्ट आयरन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड रिडक्ट टू ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है, कैरिंग ए कैपेसिटीज़, जो अपनी किसी कैपेसिटी है ले जाने की वो उसकी ऑक्सीजन की रिड्यूस हो जाती है। हीमोग्लोबिन में यही तो होता है। तो ये भी क्या करता है यहाँ पे, कार्बन मोनोऑक्साइड इसलिए पॉइजन गैस है जो क्या करती है, इसको परमानेंटली बाइंड कर देती है विद सॉफ्ट आयरन को। तो ये भी कारण क्या है इसका, एक एप्लीकेशन हम इसमें बता सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारे पास है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ हेलोजन एसिड्स। हेलोजन एसिड की कंपेरेटिवली रिलेटिव स्ट्रेंथ को भी हम हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस की सहायता से बता सकते हैं एक एप्लीकेशन के रूप में। कैसे, हेलोजन एसिड HX का मतलब HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HI हो सकता है, HF हो सकता है, कंटेनिंग ए हार्ड एसिड H आयन, द कॉम्बिनेशन ऑफ द H आयन विद हार्ड बेस कौन सा, फ्लोराइड, विल बी मोस्ट स्टेबल एंड विल बी लेस डिसोसिएट। अगर मोस्ट स्टेबल है तो स्वाभाविक है लेस डिसोसिएट होगा। द स्ट्रेंथ ऑफ हेलोजन, हेलोजन की जो स्ट्रेंथ है एसिड विल बी इन फॉलोइंग ऑर्डर्स। किस ऑर्डर में होती है, HF सबसे कम होती है, उसके बाद HCl, HBr, HI, ये एक स्ट्रेंथ का कंपेरिजन दिया इसका। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन सिम्बायोसिस, सहजीविता जिसे हम कहते हैं। सिम्बायोसिस में क्या होता है, कोई मृदु लिगेंड उसके अंदर के साथ आसानी से जुड़ेगा जहाँ पहले से ही मृदु लिगेंड जुड़ा हुआ। वो कंसेप्ट वही चल रहा है हमारा कि मान लीजिए किसी कॉम्प्लेक्स बना और उस कॉम्प्लेक्स के अंदर पहले से एक सॉफ्ट लिगेंड उसमें अटैच है।
अब नया अगर लिगेंड उसमें ऐड हो रहा है तो हार्ड लिगेंड ऐड नहीं होगा, वो पहले से प्रेफर करेगा। अगर सॉफ्ट लिगेंड पहले से ऐड है तो आने वाला लिगेंड जो सॉफ्ट होगा तो उसके साथ ही कंबाइन होगा। तो इसका मतलब क्या बताया हमने, कोई मृदु लिगेंड जो सॉफ्ट लिगेंड है उस केंद्र के साथ, उस सेंटर के साथ आसानी से जुड़ेगा जहाँ पहले से ही एक मृदु लिगेंड जुड़ा हुआ हो, सॉफ्ट लिगेंड जुड़ा हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल देखिए COCN5F, देखिए क्या बता रहे हैं, COCN5 क्या है, एक मृदु कॉम्प्लेक्स है, फ्लोराइड इसके साथ क्या है, कठोर है, ठीक है। इधर देखें हम COCN5 आयोडीन, यानी COCN तो हमने क्या लिया था पहले, सॉफ्ट है, और फ्लोराइडिन क्या यहाँ पे मृदु है। तो स्वाभाविक है जिस सॉफ्ट जिसकी हम बात कर रहे थे ना, तो इसमें यहाँ पे क्या होगा कि ये सॉफ्ट ये क्या आ गया, मृदु, और ये आ गया मृदु कठोर, यानी हार्ड, यानी सॉफ्ट हार्ड। तो ये तो स्वाभाविक बात है कि इतना स्टेबल नहीं होगा, जबकि यहाँ क्या है, सॉफ्ट, तो ये स्टेबल होगा। तो हमने क्या कहा था, वही चीज़ आ गई, मृदु जो मोर स्टेबल होगा, मोर स्टेबल है, देन ये लेस स्टेबल है, तो इसको हम बता सकते हैं। उसके बाद आता है हार्ड लिगेंड्स बेसिस tends to combine with the central having hard ligands and soft ligands prefer to combine with a center having soft ligands। उन्होंने कहा ना पहले से अगर सॉफ्ट लिगेंड लगा तो उससे लिगेंड को प्रेफर करेगा, अगर हार्ड लिगेंड लगा तो हार्ड लिगेंड को प्रेफर करेगा। तो दिस फिनोमिना नोन हैज द सिम्बायोसिस। फॉर एग्जांपल BF3 प्लस फ्लोराइड, अब यहाँ पे फ्लोराइड देखिए पहले से लगा हुआ तो इसको प्रेफर करेगा, तो ये क्या बनेगा, BF4। इसी प्रकार B2H6 2H आयन, ये क्या हो, BH4 2 आयन्स क्या। सो द रिएक्शन BF3H BH3F अगर ये कंबाइंड करेंगे तो हम देखेंगे कि BF3 के साथ क्या जुड़ गया, ये F जो है, ये देखिए यहाँ से ये F जो है वो किसके साथ आ गया, BF3 के साथ आ गया, और यहाँ से ये H जो किसके साथ चला गया, BH3 के साथ चला गया। तो यहाँ क्या बन गया, BF4 और यहाँ BH4। तो ये क्या बन गया, सॉफ्ट एंड हार्ड दोनों चीज़ों को व्यक्त कर रहा है। तो इस प्रकार से हमने इसकी 7 एप्लीकेशंस जो देखी हैं, जो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स की है, डायरेक्शन है रिएक्शन का, इसी प्रकार से हमारे पास इसमें सिम्बायोसिस है, सोल्यूशन है, ये सारी रिएक्शन जो है वो हमें सॉफ्ट हार्ड एसिड बेस के कंसेप्ट को क्लियर करती हैं। और ये एप्लीकेशन से होता है कि हम हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस को अच्छी तरह से समझ पाए, और इसको अच्छी तरह से आप देखें। जहाँ भी अगर आपको ऐसा कोई डाउट लग रहा हो तो इस यूनिट को आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं और इसको अच्छी तरह से पढ़ करके तैयार करें। मैं इसको PDF भी आपको इसके साथ भेज रहा हूँ। थैंक यू।